सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और भारत 24 की तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग से खेलें और सेफली खेलें, लेकिन हम इस होली पे ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो वैश्विक स्थिति है वो स्थिर हो और एक शांति बहाली हो। लेकिन अभी क्या चल रहा है, जाहिर तौर पे आप सभी का ये चिंता भी है और आप सभी ये जानना चाहते हैं। तो आज के फील द थ्रिल में हम बताएंगे कि इस समय क्या कुछ हुआ, पिछले 48 घंटे में क्या कुछ हुआ और इस समय भारत की क्या स्थिति है, भारत आगे क्या सोच रहा है। दरअसल हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि भारत का स्टैंड जो है वो अब बहुत खुलकर सामने नहीं आता। भारत की फॉरेन पॉलिसी एक अलग स्तर पर है, तो भारत आगे क्या करेगा, क्योंकि भारत के सामने चुनौती जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऑयल को लेकर बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा ये है कि खाड़ी के देशों में जहां पर ईरान अटैक कर रहा है वहां पर 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। और तीसरी बड़ी बात है कि जाहिर तौर पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है उसको कैसे एड्रेस करना है। दूसरी बड़ी बात है कि अब ये युद्ध कितना और आगे बढ़ेगा, क्या खुद अमेरिका अब इस तमाम स्थिति के बाद उलझता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा ये कि इजराइल के अगले साल चुनाव हैं, इजराइल की स्थिति में है और ईरान क्या करेगा, क्या ईरान सरेंडर करेगा, क्या रिजीम चेंज होगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, और अगर नहीं होगी तो ये युद्ध कब तक चलेगा और हम और आप शांति बहाली की उम्मीद कब तक कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे पूरा ABCD समझेंगे, आज तक क्या क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, उनके एक्सपीरियंसेस के लिहाज से कि क्या कुछ हो चुका है, अब क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपको समझाएंगे जिससे आप उनको समझ के शांति से अपनी होली तो मना सकेंगे। मेरे साथ मोहम्मद अमीन फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ में मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और कैप्टन आई सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पिछले 48 घंटे में आपने क्या कुछ होते देखा, मेरे दर्शकों को आप अपडेट कर दें। तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अमेरिका, ईरान, इजराइल इस समय किस ट्रायंगल में है, क्या स्थितियां हैं? सबसे पहले अदिति जी, आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देखिए, पिछले 48 घंटों में वेस्ट एशिया में, हम क्योंकि न्यूज़ रूम में हैं, थोड़ा सा अगर आप तेज़ बोलेंगे तो मेरे दर्शक सुन पाएंगे। हाँ, वेस्ट एशिया में जो घटनाक्रम हुए हैं उस के बारे में मैं स्पष्ट रूप से और सरल शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि इजराइल ने और अमेरिका ने, दोनों ने ही एक जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से ईरान के ऊपर एक मिलिट्री एक्शन लिया। और ये जो मिलिट्री एक्शन है वो जाहिर है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम को टारगेट करते हुए ये लिया गया। और उसके पहले ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ओमान की मध्यस्थता से एक इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही थी। और ये जो टॉक्स हैं वो ओमान में भी हुई थी और जिनेवा में भी हुई थी, लेकिन उस वार्ता की जो प्रक्रिया थी उसमें कोई सब्सटेंशियल आउटकम्स नहीं आ रहे थे, कोई सकारात्मक उसमें प्रगति नहीं हो रही थी। और उस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो एक असंतुष्टि और अनहैप्पीनेस भी व्यक्त की थी कि वो इसकी पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। और उसके अगले दिन ही उन्होंने एक बड़ा मिलिट्री एक्शन ले लिया। और शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ इजराइल ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स ये स्पष्ट हो गया कि ये जो ऑपरेशन था ये एक बड़े प्लानिंग के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस ने और बहुत ही सटीक इंटेलिजेंस के साथ कंडक्ट किया था। और उसके बाद जाहिर है कि इमीडिएटली इस हमले के बाद ईरान ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, मिसाइलें लॉन्च करनी शुरू की। लेकिन हमने ये देखा कि विद इन 24 आवर्स ये स्पष्ट हो गया, और जिसकी की घोषणा स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, कि उनकी जो कार्रवाई में जो ईरान के इस्लामिक रिजीम के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी उसमें एलिमिनेट किए गए हैं। और साथ ही साथ जो टॉप रंग की जो लीडरशिप थी इस्लामिक रिजीम की, जो कि एक बैठक के लिए इकट्ठी हुई थी आयतुल्लाह खामनाई के जो ऑफिस के कंपाउंड में, वो सारा कंपाउंड ध्वस्त हो चुका है और उसमें सभी उसमें मारे गए। तो ये जो पूरा ऑपरेशन था
उसके बाद ईरान की इस्लामिक रिजीम जो रिमेनिंग बची हुई थी उसने अब रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है और एक युद्ध छिड़ गया है। और वर्तमान समय में जो रिमेनिंग लीडरशिप है इस्लामिक रिजीम की वो बेतहाशा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जाहिर है कि उनके अंदर एक अपने टॉप लीडर को खोने का एक दुख भी है। लेकिन जो अभी इस जिस तरीके के एक्शंस वो ले रहे हैं उसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट रीजन के जो अनेक जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं उनको टारगेट करना शुरू किया है। जैसा कि मैंने कहा, ओमान की मध्यस्थता से ये बातचीत चल रही थी और ओमान के ऊपर ही कई मिसाइलें आके गिरी हैं। साथ ही साथ कतार जैसा एक मित्रवत संबंध रखने वाले राष्ट्र को भी ईरान की इस्लामिक रिजीम टारगेट कर रही है और साथ ही साथ सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन और किसी भी जो वेस्ट एशियन रीजन के जो राष्ट्र हैं वो सभी ईरानियन मिसाइल्स की जद में हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल लगातार इसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका उनकी जो बची हुई कैपेबिलिटीज़ है उसको डिग्रेड करने की कोशिश चल रही है और ये युद्ध लगातार जारी है। अमीन साहब, ये ईरान के पर्सपेक्टिव से, आप ईरान जा चुके हैं, इसे समझना चाहती हूँ। जो हुआ, क्या हुआ, सही हुआ, वो अभी हम इवेंचुअली आएंगे एक एक करके देशों के लिहाज से। खाड़ी के देशों पे अब अटैक कर रहे हैं ईरान। जो बची हुई जो रिजीम है, रिलीजियस रिजीम, अब वो फुल फ्लेजेड आ रहे हैं। ईरान जोग्राफिकली बहुत बड़ा भी है, डिफरेंट भी है। अब ऐसे में आपको लगता है कि अमेरिका अगर इस स्थिति में अटैक कर रहा था कि हमें रिजीम चेंज करनी है, जैसे वेनेजुएला में किया, क्या वो हो पाएगी? होगी तो क्या होगा? वॉर रुक जाएगी, और नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए अदिति जी, जहाँ तक सवाल है अमेरिका का, तो अमेरिका ने, याद होगा आपको, इससे पहले एक बीड़ा उठाया था इस बात का कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। उसमें उन्होंने इराक को किया था और इराक को टारगेट करने के बाद आपने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और सद्दाम की हार हुई और वो वहाँ मारे गए। लेकिन उसके बावजूद क्या मिला उनको? उसमें सिर्फ एक पेट्रोल मिला या पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिले जिस पे उनका कब्ज़ा हुआ, और आज तक उसकी आर्थिक स्थिति आप देखेंगे कितनी दयनीय है इराक की। और उस वक्त भी साथ दिया था ईरान ने, ऐसा नहीं अमेरिका का साथ दिया था, क्योंकि वो सुन्नी शिया का मामला आ गया था। और आप ये देखिए कि ये वेनेजुएला तो है नहीं, वेनेजुएला में भी इन्होंने यही कहा कि वहाँ पे हम जो है ड्रग्स का माफिया ख़त्म कर देंगे। आज की डेट में आप देखिए, दुनिया देख रही है कि वहाँ ड्रग्स का काम चल रहा है बराबर, और वहाँ पर उन्होंने तेल पे कब्जा कर लिया। 30% जो दुनिया का अच्छा क्रूड ऑयल मिलता है, तो उनके पास अपने पास क्रूड ऑयल है नहीं। दुनिया ये कहती है कि अमेरिका को लालच नहीं है, हम 100% कहते हैं अमेरिका को लालच है, क्योंकि हमारे जो ट्रम्प साहब आए हैं अब की बार, ये ना तो ब्यूरोक्रेट हैं, ना टेक्नोक्रेट हैं, और ना ही डिप्लोमेट हैं। टेक्नोक्रेट, डिप्लोमेट और वो नहीं है। ही इज़ ए वेरी गुड बिजनेसमैन। वो डील करना जानते हैं कि हमें कहाँ से क्या मिलने वाला है। उन्होंने इशारा किया, देखा कि इजराइल के साथ अगर हम इसको भिड़ा देंगे तो हम इस पर कब्ज़ा कर लेंगे धीरे से, और रिजीम चेंज करने की कोशिश की, वहाँ पे डिस्टर्बेंस किया, वहाँ पे हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे एक रिलीजियस पावर वहाँ पे काम कर रही थी जो उनको खामनेई साहब थे, जो आए थे 79 से वहाँ पर। अब आप ये बात को देखिए कि इन्होंने भिड़ा तो दिया, लेकिन ये भूल गए इस बात को कि यही इजराइल है जिसके पास कि उसके चेले काम कर रहे थे, हमास, हूती, ये सब लगे हुए थे। आज 2.5 साल से ऊपर हो गया, रिकॉर्ड में है, एक ही ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, इजराइल कुछ नहीं कर पाया। और पिछली बार जब जनवरी में इन्होंने किया था तो इन्होंने अपने मिसाइल मारे थे वहाँ पर ईरान ने, और उनको वहाँ पर कोशिश की ध्वस्त, जो कि उनके इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। डोम जो बना रखे थे कुछ नहीं कर पाए, और उन्होंने जो भी टारगेट किया, आफ्टर ऑल उनको हार माननी पड़ी और अमेरिका ने ठंडा कर दिया मामला। लेकिन अब दोबारा इन्होंने कोशिश ये की थी कि हम यहाँ रिजीम चेंज करेंगे, क्योंकि शाह का जो रिजीम का उनका बेटा है वो ऑलरेडी अमेरिका में रह रहा है, जो आना भी चाहते हैं, उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि जब ये बातें वारदात बढ़ी तो उन्होंने सब अपना कर दिया कंट्रोल, और करने के बाद आप ये देखिए कि उनकी जो पीछे की ताकतें हैं ईरान के पीछे, आप देखिए चाइना भी जो बैकअप दे रहा है, और आप रशिया भी बैकअप दे रहा है, और आप कोरिया ने भी खुल के कह दिया है। सब चाइना और रशिया जिस तरीके से मित्र हैं और बैकअप दे रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं, हाँ, खुल के तो नहीं आए, खुल के नहीं आएंगे, और कोरिया भी नहीं खुल के नहीं आएंगे, लेकिन बैकअप देंगे। बैकअप से मतलब है उनको हथियार चाहिए, वो लड़ाका कौम है। इतिहास गवाह इस बात का ईरान का कि जब अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता था तब से वो पुराना कंट्री है, और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें घुस पाना ग्राउंड पे बड़ा मुश्किल है। ऊपर से तो आप ये कह रहे हैं कि अभी ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा? मुझे नहीं लगता वो झुकेगा, क्योंकि क्या ही है, गड़बड़ कर दी कि इन्होंने उनके खामनी को ही मार दिया। जो रिलीजियस लीडर हैं उसे पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं प्रोसेशन हो रहे हैं, गम मनाया जा रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं
उन्होंने भी होली मनाने से इनकार कर दिया। इतना लोगों में सिंपैथी है उस लीडर के लिए। वो एक बहुत ही आप technical कश्मीर में चीज़ है देख जो लीजिए, समझेंगे, बिल्कुल। लखनऊ में देख लीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे देख लीजिए, और आप ग्रीस तक में देखिए, उनके स्पेन में देखिए, हर जगह उनके प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि मक्खी के छत्ते को छेड़ देना है, और उससे और भड़क गया मामला। यानी जो उनके सिंपैथी नहीं रखते थे वो भी उनकी सिंपैथी में आ गए लोग। ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। सर, आप तीनों से ओपन सवाल है, हम ओपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे, ये वॉर असल में हुई क्यों? पहला ये कि इजराइल और सऊदी ने बहुत कान भरे पीछे पड़े अमेरिका के, लेकिन अमेरिका ट्रम्प है, वो किसी कहने पे कुछ नहीं करते। पहला ये, क्या एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए, मेरे पास वो डेटा है कि लगातार इस्तीफे हो रहे थे, कन्फेशंस हो रहे थे, 7 लोगों के लगातार कन्फेशन हुए और 8वें दिन अटैक कर दिया गया। 37 साल से जो सिर्फ डर था वो सामने हो गया। 37 साल से ईरान भी तैयार था वॉर के लिए, अमेरिका भी लगातार, जितनी भी रिजीम चेंज हुई, ये था कि ईरान पे कभी भी अटैक हो जाएगा। 37 साल कुछ नहीं हुआ। दूसरा, तो पहला, क्या ये एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए है? दूसरा ये, क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर जो यूरेनियम है ईरान के पास उसके लिए है? तीसरा ये कि डी डॉलराइजेशन का जो मुद्दा है, क्योंकि जैसा अभी इराक का जिक्र हुआ, लद्दाख का वो गद्दाफी का जिक्र हुआ, हर जगह जो व्यक्ति, या वेनेजुएला का जिक्र है, तीनों ही जगह जहां पर आप युआन में, चाइना के साथ ईरान डील कर रहा है पेट्रोल में, डॉलर के साथ नहीं कर रहा। यही आपने वेनेजुएला में देखा, यही आपने गद्दाफी के साथ देखा था, यही आपने लीबिया, हर जगह देखा। तो वहां पर ऐसी चीजें हुई। सीरिया में भी यही हुआ, सीरिया में भी यही हुआ। तो ये डॉलर की वजह से हुआ कि ये डर पैदा करना चाहते थे ब्रिक्स के अंदर कि ऐसा नहीं चलेगा। चाइना को इनडायरेक्ट जवाब है। वजह क्या है सर? वजह क्या निकली कि आपने ये अटैक कर दिया? अदिति जी, सर्वप्रथम आज हमारे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा है, तो मैं आपको, आपके चैनल के सभी कर्मचारियों को, चैनल के ओनर को, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा होली की, और अपने साथ साथ अपने पूरे देश को होली की बधाई देना चाहूँगा। अतिथि, ये बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि इजराइल अगर कर रहा है तो वो समझ में आता है, क्योंकि इजराइल उस सराउंडिंग में है कि जहाँ उसके आसपास जो जितने भी जो देश हैं वो पूरे मुस्लिम देश हैं, और उसे वहाँ सर्वाइव करने के लिए अपनी सुरक्षा करना पड़ेगी। तो वो तो दिखाई देता है। मगर अमेरिका की जो चाल है, आप कहीं भी देख लो, हर जगह, हर देश के ऊपर अमेरिका सिर्फ एक ही निगाह रखता है कि इसे हम अपने फेवर में चलाएं, और ईरान इनके फेवर में कुछ था, मगर खुल के ये नहीं कि आप जो चाहोगे हम वही करेंगे। शाह रिजीम में था। हाँ, शाह रिजीम तक था। तो अभी जैसे पिछले आपने देखा होगा कि इजराइल का और ईरान के साथ, हूती, हमास, सभी के साथ जो पिछले जो बार हुआ था, तो बाद में अमेरिका ने कहा हम इसको बंद करा देते हैं, सीज फायर करा देते हैं, और बीच में आके मध्यस्थता करी, बंद भी हुआ, और फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो गया। फिर इसमें ये चीज़ कहाँ से आ गई कि दोबारा फिर आप अटैक कर रहे हो। अब रही बात, इन्होंने ये कहा कि ईरान को हम परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। तो परमाणु शक्ति तो हमारे दुनिया में बहुत सारे हैं। एक पाकिस्तान है, और पाकिस्तान तो इस तरह का है कि वो तो कि कुछ मानता ही नहीं है, आए दिन भारत के ऊपर पॉक्सी बात छेड़ा रहता है, और अमेरिका खुल के उसका पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया था, मगर उसको जिंदा फिर किसने खड़ा किया? अमेरिका ने किया। तो अमेरिका की ये टू एंड थ्री पहचानना पड़ेगी कि अमेरिका चाहता क्या है। तो अमेरिका की अब यही ईरान के प्रति सोच है, ये परमाणु शक्ति, और ये तो एक बहाना है, ये तो सिर्फ अमेरिका एक बहाना ढूंढ रहा है कि हमें क्या खेल, वहाँ वही तेल वाला है। जैसे वेनेजुएला सिर्फ तेल का खेल था, ईरान में भी सबसे ज़्यादा तेल है। तो ये अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ पर जो भी हुक्मरान आए, जो भी सत्ता बने, वो अमेरिका के इशारे पे चले, और अल्टीमेटली चाइना के साथ जो भी डील हो युआन में नहीं हो, डॉलर में हो। सर, एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता क्या है समझना पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने 2-4 दिन पहले तक ट्वीट करके ये बोला ट्रम्प साहब ने कि हमारे CIA और तमाम चीज़ों से बच नहीं पाए, खामेनी नहीं रहे। कल के 3 जो बयान आए वो कुछ और दर्शाते हैं। एक बयान, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वो मुझे मारना चाहते थे, हमने रिटेलिएट किया, यानी कि उन्होंने अपने लोगों के बीच में सिंपैथी क्रिएट करने की कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को अटैक करने वाले थे, इसलिए हमने कर दिया। फिर मार्क, उनका भी यही बयान आया कि ये
उनको मारना चाहते थे। तो एक सिंपैथी वाला मोड। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि जहां पर आपने एक लेवल पे ये कहा कि हमारी तो डील लगभग हो गई है, ट्रम्प साहब का भी आया था कि इट इज़ ऑन अ वेरी गुड मोड, एनी डे इट विल कन्वर्ट, और आपने दूसरे दिन अटैक कर दिया। अब क्या अपने ही बयानों में ये फंस रहे हैं? उनको तो कभी नहीं चाहिए था कि युद्ध बहुत लंबा चले, लेकिन अब जब सरेंडर नहीं कर रहा है ईरान, हमास एक्टिव है, हिजबुल्ला एक्टिव है, तो कहीं ट्रम्प फंस गए क्या सर? देखिए अदिति जी, मैं कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। हाँ सर, मेरे दर्शकों को स्पष्ट जानना है कि हम क्या कहाँ पर खड़े हैं। जी देखिए, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच के जो संबंध हैं, उसकी जो रूट्स हैं, उसमें हमें इस बात को भी समझना होगा कि जो 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एम्बेसी को 444 दिनों तक सीज करके रखा गया और बड़े वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे, वो सारी जो स्थिति थी वो अमेरिका के लिए, और उस समय के जो जिमी कार्टर राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हुई। और जो उस अमेरिका और ईरान के जो संबंध शाह के समय में जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, मित्रवत संबंध थे, और वो जो शाह की जो सरकार थी वो अमेरिका के साथ हर तरीके का कोलैबोरेशन करती थी, उसके इस्लामिक रिजीम के आने के बाद ये जो संबंध हैं वो शत्रुतापूर्ण हो गए। और ये जो रूहुल्लाह खोमैनी जो पहले सुप्रीम लीडर थे, उनके द्वारा जो अमेरिका के प्रति रुख अपनाया गया, और जैसा कि मैंने बताया कि एम्बेसी का जो सीजर हुआ, उसको छुड़ाने में भी एक लंबा 444 दिनों का आप सोचिए कि समय लगा, एक वर्ष से भी ज़्यादा का समय। तो ये जो अमेरिका की जितने भी राष्ट्रपति 1979 के बाद से रहे हैं, सभी की आंखों में ये जो इस्लामिक रिजीम है वो खटकती रही है। और ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ईरान के इस्लामिक रिजीम के खिलाफ उन्होंने कोई साजिश रची या कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने के बारे में उन्होंने सोचा। जितने भी राष्ट्रपति रहे, जिमी कार्टर से आप उठा लें, और उसके बाद से सभी राष्ट्रपतियों ने इस इस्लामिक रिजीम को हमेशा से टारगेट करने के लिए कोशिशें की। यहाँ मैं आपके दर्शकों के लिए 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी एक स्पीच का जिक्र करना चाहूँगा। उसमें एक स्पीच में उन्होंने एक एक्सिस ऑफ इविल की बात कही थी, और उस एक्सिस ऑफ इविल में उन्होंने इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया, 3 राष्ट्रों को विश्व के लिए कहा था कि ये एक्सिस ऑफ इविल है और इसको हमको टारगेट करना है, और ये अमेरिका के लिए भी खतरा है और पूरे विश्व के लिए भी खतरा है। तो और उसके बाद भी अगर आप देखें तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस आए, सभी ने ईरान के इस्लामिक रिजीम को टारगेट किया है। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो परिवर्तन ये आया कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले के राष्ट्रपति सोचते थे, उन्होंने उसको कर दिखाया, और वो एक बोल्ड जो डिसीजन उन्होंने लेते हुए सीधा इस्लामिक रिजीम के जो टॉप लीडर हैं उन्हें ही एलिमिनेट कर दिया। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है, मिस नो डाउट। लेकिन मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट, तो उसके बाद सारी स्थिति फिर हम अगला डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस्लामिक रिजीम का जो रुख, चाहे वो इजराइल के प्रति हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रति हो, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम रही है, वो यहूदियों के प्रति उनके अंदर एक नफ़रत, एक घृणा की भावना हमेशा से रही। और ये जो इस्लामिक रिजीम है वो स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, और उनको उसके अंदर ये था कि इस पूरी स्टेट ऑफ इजराइल को वो जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं, और वो उनका हमेशा से ये कहना है कि इस रिजीम को यहाँ पे रहने का कोई हक़ नहीं है, यहूदियों को रहने का कोई हक़ नहीं है। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट सोच इस्लामिक रिजीम में रही है। और so this reminds me of Hitler एब्सोल्युटली। एंड और उन्होंने हमेशा से ज्यूज़ को टारगेट करने की बातें कहीं, और ज्यूज़ को अपना वो शत्रु मानते थे, इस्लामिक रिजीम। देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट रीजन में, वेस्ट एशिया में अनेक मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन, इस तरीके के जो राष्ट्र हैं वो इजराइल के साथ एंगेजमेंट करते हैं। UAE ने तो इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, बहरीन ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि ये इस्लामिक रिजीम रिकॉग्नाइज़ करना तो दूर, उसको वाइप आउट करने की बातें करती थी। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे स्वयं अयतुल्लाह खामनाई लगाते थे, और वहाँ पे जो जलसे होते थे, सड़कों पे जो रैलियाँ होती थी, उसमें चैंटिंग होती थी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ये इजराइल और अमेरिका को बहुत इनसिक्योर करते थे। और दूसरा, ईरान के इस्लामिक रिजीम ने आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में
इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के बाद ईरान ही एक दूसरा ऐसा देश इस्लामिक रजीम में रहा कि जिसने कि आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में तैयार किया। हमास, हिजबुल्लाह, हूती तथा इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े जितने भी आतंकी संगठन हैं। ईरान का स्टैंड पे भी समझेंगे, बात करेंगे, लेकिन सर एक बात बताएं आप, क्या ये जो मतलब टेक्निकली, पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज, बट ये जो फालतू की बातें हो रही है ना सर इतने लंबे समय से कि वो देश उस देश से मिलने जा रहा है, वो देश का राष्ट्राध्यक्ष उस देश से मिलने जा रहा है, एंड नाउ वी आर बिकमिंग मल्टीपोलर, देयर इज़ नो मोर यूनिपोलर वर्ल्ड। सर ये सब तो सर यूनिपोलर है सर। अमेरिका जो चाहता है जैसा चाहता है, या अमेरिका के साथ जो खड़ा है वो चाहता है जैसा चाहता है वो हो रहा है सर। कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है सर। देयर इज़ नो चाइना, नो इंडिया, नो रशिया, नथिंग। वॉट एवर अमेरिका को लगता है कि वेनेजुएला उठा लिया जाए राष्ट्रपति का, उसको लगता है एलिमिनेट कर दिया। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, मतलब व्हाट इज़ इट सर? देखिए, इंटरनेशनल लॉ का कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ना कोई इंटरनेशनल लॉ को कोई मानने को तैयार है। जिसकी आप देखिए यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग होती है, पास होता है, लेकिन उसके बाद कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात मैं करूंगा, कितनी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। इसे जस्ट टू ऐड ऑन, एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि तब तक बमबारी होती रहेगी तब तक पीस स्थापित नहीं होगी। हाँ सर, मतलब हास्यास्पद बात है सर ये। तो इसीलिए मैं बताऊंगा कि इन्होंने धीरे धीरे हर जगह राज करने के लिए अमेरिकन ने कोशिश की। सारे गल्फ में जो गल्फ धीरे धीरे बढ़े हैं, ऐसा नहीं एकदम बढ़ गए, तो इन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाई वो हर जगह हर जगह उन्होंने अपने सेंटर बना दिए कंट्रोल करने के लिए। तो वो तो कंट्रोल हो गए। अब आज आप कहेंगे कि ईरान जो है ये क्यों गल्फ में मार कर रहा है, हाँ, दुबई में क्यों कर रहा है सर? गल्फ में क्यों कर रहा है? गल्फ में। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि ये शिया सुन्नी की वजह से नहीं, ये शिया हैं और सीरिया भी शिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुन्नी है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ चाह रहे थे, लेकिन वो अमेरिका को जैसे बात कर रहे थे आप, उनके बेसिस खत्म करना चाह रहे हैं। दुबई में तो नहीं है बेस। नहीं, उनका CIA का सेंटर है वहाँ पर, इसलिए सिविलियंस पे, होटल्स पे, एयरपोर्ट पे करा। हाँ, टारगेट किया उन्होंने, और अबू धाबी में किया, मस्कत में किया, और आप इराक में किया। ऐसा नहीं कोई जगह छोड़ी है उन्होंने। और ये बताया है इस बात को कि देखिए हम सो नहीं रहे हैं, हम जाग रहे हैं। तो नटोरियस रिटेलिएशन किया है। हाँ, रिटोलिश। और अभी सोचिए कि वही सोच रहे हैं इस बात को, जैसे आप कह रहे थे कि इस्लामिक रिजीम को ख़त्म कर देंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो जो उनकी शहादत हुई है, 87 थे, तो उनका डेथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनके यहाँ कहा गया कि वो स्वर्ग में चले गए, शहादत हुई है। और उन्होंने पहले कहा गया था पिछली बार जनवरी में कि वो शिफ्ट कर गए हैं, कहीं चले गए हैं। वो कहीं नहीं गए थे, उन्होंने कहा था मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा, यहीं शहादत होगी उनकी। और उनकी शहादत वो जानते थे कि उनकी शहादत के बाद, जैसे हमारे यहाँ मिसेस गांधी की जब डेथ हुई तो किस तरह से बवाल हुआ था पूरा देश के अंदर, किस तरह, और 2/3 मेजॉरिटी में कांग्रेस है। तो वो जानते थे कि अगर मैं शहीद होता हूँ तो स्वर्ग जाऊँगा, और हमारे सेंटिमेंट से क्या होगा कि यहाँ पर आग और भड़केगी, और हम इसको कुछ दे के जाएंगे। डेथ ज़रूर होगी, लेकिन ईरान को कुछ दे के जाएंगे। तो अपने वो स्टेज वाइज अपने जो लीडर्स हैं उनको करके गए हैं। ऐसा नहीं कि एक लीडर ख़त्म हो गया तो दूसरा नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कमांडर्स मारे गए हैं, उनका चीफ अगले दिन आ गया सामने, उसके बाद उनके वो भी आ गए, जो कमेटी है उनकी, उस कमेटी के तहत आ गए। तो ये समझना उसकी भौगोलिक स्थिति और उनके अंदर क्या पीछे बैकग्राउंड में है, इतना एसेस करना बड़ा मुश्किल था। और वो जिससे फाइटर कौम है तो चाहती है, इनका जवाब बराबर दे रही है, क्यों नहीं आप अगले दिन कब्जा कर लेते, क्यों नहीं सरेंडर किया। ये वेनेजुएला नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ इस बात को, इनका असेसमेंट गलत हो गया। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत हो गया कि उनकी पावर को समझ नहीं पाए, वो अंदर अंदर कितना डेवलप। मैं समझता हूँ हो सकता है, कल ये न्यूज़ आ रही थी कि अमेरिका वहाँ पे बम्बार्डिंग करेगा, उनके 2 शहर हैं इस पे कि वहाँ पे न्यूक्लियर का हिसाब किताब है। अगर मैं कहता हूँ 1% वो कर भी देते हैं, तो अगर न्यूक्लियर पावर है, जब इसका विकिरण होगा, रेडिएशन फैलेगा, तो क्या इराक पे नहीं जाएगा, पाकिस्तान पे नहीं जाएगा, हो सकता है सब जगह फैलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमास और हिजबुल्लाह की जो टीम है संजीव सर, ये सब लोग जो हैं ये रिटेलिएट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिटेलिएट करेंगे, इनकी अलग अलग जगह जो भी प्रॉक्सी वो हैं, लेकिन न्यूक्लियर जिस बात का डर है न्यूक्लियर वॉर का, वो शुरू हो सकती है क्या सर? और हम क्या वर्ल्ड वॉर 3 में आ चुके हैं क्या सर? पहला दूसरा न्यूक्लियर वॉर हो सकती है क्या? ईरान इसको अपने, मतलब होता है ना कि अब तो तबाह हो गए तो हम तो लूटेंगे सनम। बीच में कहूँगा कि ये बात फिर रिपीट हो जाएगी अगर ये होता है तो, चेरनोबिल
रशिया और नागासाकी, हिरोशिमा, उसकी याद दिलाएगा जो आज तक वहाँ पे डिसेबल्ड लोग पैदा हो रहे क्या ऐसा हो सकता है? कैसा? देखिए अतिथि, बड़े मैं स्पष्ट तरीके से आपको समझाऊं, अगर इसमें चाइना इन्वॉल्व होता है, अगर मॉरल सपोर्ट है चाइना का, तब तक तो कोई बात नहीं है। अगर चाइना मॉरल सपोर्ट के साथ साथ वो अगर अपने हथियार और मिसाइलें भेजना चाहे तो इस टाइम वो भी नहीं भेज पाएगा, क्योंकि ये आने के लिए कोई ना कोई बड़ा सा हवाई जहाज लेके आएगा, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, पहली बात। अब अगर चाइना बिल्कुल खुल के रसिया इसके ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, फिर आप मानिए कि वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। और जब वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा तो ये आप फिर नहीं सोच सकते कि उस टाइम कौन से हथियार, कौन सी मिसाइल यूज करी जाएंगी कि नहीं करी जाएंगी। फिर उस टाइम तो ये देखा जाएगा कि किसको हम बर्बाद, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, किसको ख़त्म कर दें। मगर अभी फ़िलहाल आप सोचें तो अभी बिल्कुल एटमी हथियारों का कहीं से कहीं कोई नहीं है। अमेरिका ने, आप देखिए, मगर एक चीज़ मैं और बताऊँगा आपको, बहुत अच्छी बात है कि ईरान की जिस तरह की तैयारी है, अमेरिका शायद इसको ठीक से आकलन नहीं कर पाया। करेक्ट। आप सोचिए आज 4 दिन है, चौथा दिन आज हुआ है और अभी तक बराबर जवाब दे रहा है ईरान, और उसकी जो मिसाइलें जा रही हैं वो इतनी कारगर हिट हो रही हैं कि अमेरिका उनको बचा नहीं पा रहा है अपने बेसों को। उसके जहाँ जहाँ बेस हैं खाड़ी देशों में सभी के ऊपर अटैक हो रहा है, सभी शिप पे भी किया है। अब सोचने वाली बात है, जब इतना सक्षम है ईरान और लड़ रहा है। अभी बीच में मैं सुनता था, काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों ने कहा था कि उसके पास मिसाइलों की कोई एक संख्या है, किसी ने 2500 बताया, किसी ने 3, किसी ने 3.5। मैं मान लेता हूँ 5000 तक, मगर वो एक दिन में 1000 से 2000 तक मिसाइलें दाग रहा है, तो 5000 होंगी वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगी। मगर उसके पास भंडारण बड़ा है और सब उसके भंडारण पे अमेरिका अटैक नहीं कर पा रहा। नहीं, अमेरिका ने अभी तक मैंने जो देखा है, मेरी जो मैं आर्मी में भी रहा हूँ, कि अमेरिका ने बी बम्बर 2, बी बम्बर 1 ये इतनी जल्दी नहीं उतारे, वो कल तीसरे दिन उतार दिए उसने। और वो ऐसी ऐसी जगह पे वो अटैक कर रहे हैं जहां लगता है कि इनकी भंडारण है, मिसाइलें हैं, मगर ईरान ने अपनी मिसाइलों को जमीन के इतने नीचे छुपाया हुआ है कि जहां पर इनके बी बम्बर 2 जो है वो भी असर नहीं कर पा रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट संजीव सर जो मुद्दा है, जो मेरे दर्शक बार बार जानना चाहते हैं कि 140 करोड़ लोग भारतीय, वो इस समय क्या करें, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग अप टू नरेंद्र मोदी। अब मैं चाहती हूँ कि ये सेक्शन में हम भारत के स्टैंड, भारत की सोच, स्थिति पे बात करें। पहला सर, ये कितना सही हुआ कि प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और लौट के आते हैं और वॉर हो जाती है? इज इट गुड फॉर अस? देखिए अदिति जी, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत की बहुत पैनी नज़र इस पूरी स्थितियों पे है। Was भारत अवेयर, was इंडिया अवेयर ऑफ दिस which is going to happen? वेरी मच सो। एंड हम पूरी तरीके से वाकिफ़ थे कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप वहाँ पर किया हुआ था, और ये अमेरिका की जो तैयारियाँ हैं वो पिछले 2.5-3 महीने से चल रही थी, और भारत और हम सभी लगातार उसको डिस्कस भी कर रहे थे, और हमारा पूरा इस्टेब्लिशमेंट इस बात को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई, वो मेरे विचारों के अनुसार एक सकारात्मक संदेश लेकर के वो गए थे। और जो उन्होंने सर, क्या था संदेश सर? संदेश का अगर मैं एक शब्द में कहूँ, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं के बीच में संवाद का मैसेज वो लेकर के गए थे। और सभ्यताओं के बीच में जो टकराव की जो सोच रखने वाले, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को की सोच रखने वाले जो भी एलिमेंट्स जहाँ कहीं भी थे, उनके लिए भी एक चेतावनी भी थी। हालांकि कोई चेतावनी हमने नहीं दी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपना जो संबोधन दिया, उसमें ये बात बहुत क्लियर थी कि यदि कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी सोच है उसके तरफ आगे बढ़ेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और लेकिन यदि डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की तरफ आप बढ़ेंगे तो विश्व को अच्छा बनाया जा सकता है, मिडिल ईस्ट रीजन को, वेस्ट एशिया को शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है, और इसी की आवश्यकता है। देखिए आदित्य जी, एक बात मैं कहना, जो मैं पहले भी कह रहा था, जो वर्तमान समय में इस बात की नितांत आवश्यकता थी कि जो डायलॉग ऑन डिप्लोमेसी की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो ओमान में थी, जो जिनेवा में थी, उसकी तरफ ईरान की इस्लामिक रिजीम को भी कंस्ट्रक्टिव कदम उठाने चाहिए थे। और वो जाहिर है कि वो जो एक एडामेंट रुख पे वो चले, उसका जो परिणाम ये हुआ कि आज आप देखें कि एक
मैसिव डिवास्टेशन इस्लामिक रिजीम का हुआ है, टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी है और जो अन्य लीडरशिप है उसके ऊपर भी बड़े खतरे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री बिल्डअप है और उसकी जो मिलिट्री माइट है वो उसके सामने जो अभी जो ईरान की जो रिजीम वहाँ बची हुई है वो ज़्यादा समय तक नहीं ठहर पाएगी। और उनकी जो मिसाइल्स के जो जखीरे उनके पास अवश्य हैं, डीप अंडरग्राउंड मिसाइल की जो सिटीज़ हैं वो सारी कुछ हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरीके का एक डोमिनेंस, एयर डोमिनेंस वो स्थापित उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने जाहिर है कि ईरान की जो एयर फोर्स की जो पावर है काफ़ी कम है, उसके पास बहुत ही कम विंटेज एयरक्राफ्ट ही उसको कहे जा सकते हैं। एयरफोर्स तो है ही नहीं। और ऐसे में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पूरा एयर स्पेस है जिस पे आपने कहा कि ऑपरेट कर रहे हैं सिविलाइजेशन को लेकर भारत का, संजीव सर ऐसा लग रहा है, हालांकि बहुत ही मेरा बचकाना वो सवाल होगा कि हम इजराइल अमेरिका को कहीं नादान हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा भारत नादान की दोस्ती में फंस गए हैं। भारत डायलॉग पे बात करता है, भारत बहुत ही सोच समझ के अपनी फॉरेन पॉलिसी और डायलॉग्स देने की कोशिश है। भारत ये चाहता है कि पीस बना रहे, भारत चाहता है कि ट्रेड चलता रहे, शांति बनी रहे, लेकिन ना तो अमेरिका समझ पाता है, ना चाइना समझ पा रहा है, ना रशिया आज तक समझ पाया, दोस्त होने के बावजूद भी यूक्रेन के साथ उसका टकराव बना ही रहा, ना ही इजराइल समझ पाया। इजराइल खुद नेतन्याहू की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, करप्शन के चार्जेस सब हैं, बस आप वॉर के सामने उसको ढक देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फंस गए, और फिर हमारा तो कोई बयान भी नहीं आया अब तक। देखिए जो एक्सपेक्ट कर रही है इंडिया, कोई बयान आया नहीं, ना हमने डेथ पे, खामेनेई के डेथ पे हमने कोई शोक व्यक्त किया, कंडोलेंस किया हो, नहीं। तो हमारा क्या बेसिक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो गई क्या सर? नहीं, मुझे वी हैड न्यू टू नेशन थ्योरी पॉलिसी, हैज इट इवेंचुअली शिफ्टेड? भारत की विदेश नीति में अदिति जी जो परिवर्तन आया है, हमारी जो वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी में अगर कोई परिवर्तन आया है तो ये है कि हमने जो अपनी क्योंकि अगर आया है तो ये डोमेस्टिक इम्पैक्ट देगा इसका, जो हम चर्चा मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन ये है कि हमने अपनी जो नीति है वेस्ट एशियन राष्ट्रों के प्रति उसको डीहाइफेनेट कर लिया है। और मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि डीहाइफेनेशन का मतलब ये होता है कि हम इजराइल के साथ एक अलग हमारे संबंध हैं, फ़िलिस्तीन के साथ हम एक अलग संबंध हैं। और इसका मैं सिंपल एग्जांपल दे करके बताऊंगा ताकि दर्शक भी इसको समझें कि पहले की जो सरकारें हुआ करती थी हमारे राष्ट्र की, उसमें अगर कोई अधिकारी या कोई लीडर इजराइल जाता था तो उसी यात्रा के दौरान वो फ़िलिस्तीन की यात्रा भी कर देते थे, ये दिखाने के लिए कि हम उन दोनों को एक तराजू पर तौलते हैं और दोनों को एक साथ हम ले करके चलते हैं। डीहाइफेनेशन जो हाइफेनेटेड पॉलिसी थी। लेकिन आज का जो नया भारत है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नीति है उसमें हमने डीहाइफेनेट कर लिया, यानी कि हम इजराइल के साथ अलग तरीके की डीलिंग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं अभी दूसरी यात्रा अब हुई है, पहली यात्रा की मैं बात करूं 2017 में वो इजराइल गए थे और उन्होंने जब उस समय इजराइल की यात्रा की थी तो उन्होंने सिर्फ इजराइल की यात्रा की थी, फ़िलिस्तीन नहीं गए। फ़िलिस्तीन भी गए वो, लेकिन 2018 में गए, रामल्ला गए और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी को कहते हैं डीहाइफेनेशन, एक तराजू में अब दोनों को हम नहीं तौलते। हमारे यहूदी सभ्यता और संस्कृति के साथ भी बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए और हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी बड़े अच्छे संबंध होने चाहिए। ये बात बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से हम बताना चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की जो ये स्पीच थी इजरायली पार्लियामेंट में, और उन्होंने इसमें अब्राहम एकॉर्ड्स की चर्चा की। अब्राहम एकॉर्ड्स भी मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूँगा कि 2020 में साइन किए गए थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और ये इसमें ज्यूज़, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन उसी डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन को डिसरप्ट करने के लिए हमास नामक आतंकी संगठन ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। और वो जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो डीरेल हो गया। यदि डिसरप्ट नहीं हुआ है तो 7 अक्टूबर से पहले इजराइल ने कई बार। आदित्य जी, जो हमास का पैदाइश कहाँ से हुई? ईरान से हुई है। वो तो ईरान से नहीं हुई, ईरान के सपोर्ट से इजराइल ने पैदा किया था। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, रमल्ला भी गया हूँ, इजराइल भी गया हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पैदाइश जो की थी ये इजराइल ने खुद की थी कि वहाँ पे अराफात को डिफीट देने के लिए। ये है ओरिजिन। मैं अराफात के साथ लंच भी किया है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है हमारी 2004 की, रिकॉर्ड्स में।
हमारे यहाँ से गए थे, लेकिन हम सहायता मांगते Right, उनको इंदिरा जी सहायता के करने के लिए 2004 में हमारा डेलीगेशन गया था। अराफा तो हमारे देश में भी आता था, उसको यहाँ बड़ा इंदिरा जी और उनके हमारे अच्छे मिस्टर ओम प्रकाश थे जिनकी डेथ हो गई, वो एडिशनल सेक्रेटरी रहे यहाँ पर। वहाँ पर वो हमारे फिलिस्तीन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी इलाके एम्बेसडर। तो कहने का मकसद ये है कि टू नेशन थ्योरी को हमेशा माना है इंडिया ने। अब जो आप बात करनी थी फॉरेन पॉलिसी की, जब से मोदी जी आए हैं इन्होंने क्या किया है कि 1 to 1, यानी हम फ्री हैं हर एक से बात करने के लिए, हमारे पास किसी का बैन नहीं है। अगर अमेरिका चाहे कि हमें बैन लगाएगा तो नहीं, क्यों? अमेरिका ने चाहा तो लगाए सर, किया ना हमने। रशिया से भी बात की, नहीं हमने रशिया से भी बात की, हमने ईरान से सर, भी बात हमने की, ईरान से ट्रेड भी तेल रखे, खरीदना बंद किया, ट्रेड भी हमने रखे। वेनेजुएला अब पे कहा, अभी हमने रशिया से रिसेंटली हुआ है, इससे पहले की बात बता रहा हूँ, जो 2014 से चला आ रहा है, उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे हैं। और आप देखिए दुनिया में अगर जाना जाता है, अमेरिका को जाना जाता है, रशिया को जाना जाता है और चाइना को जाना जाता है, उसके अंदर हिंदुस्तान को भी जाना जाने लगा, भारत भी जाना जाने लगा। ऐसा नहीं है 100%, लेकिन but 1 to sir- 1 हमारी जो अच्छा, भी आप ये ट्रेड पॉलिसी बताइए है। कि उनको कंडोलेंस देना चाहिए था भारत को या नहीं? मैं इस बारे में कुछ अभी कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाँ सर, मैं एक कंडोलेंस चीज नहीं को दिया, मैं आपको बताऊंगा, जानकारी देती हूँ, कंडोलेंस देना नहीं चाहिए दिया था। प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री पी शंकर ने, हमारे शंकर साहब ने वहाँ के इजराइल से भी बात की है, विदेश मंत्री से, और यहाँ पे काउंटर पार्ट से बात की है, अराधी से, और दोनों से बात करने के बाद ये कहा है कि भाई आप लोग शांत होइए और एक टेबल पे आइए, जो होना था हो गया। सर, बात तो की है उन्होंने, करोड़ के आसपास हैं। अब सर एक बात बताएं, ये ठीक है हमारी तो पॉलिसी है कि हम अपने लोगों को बाहर निकालना है, तमाम चीज़ें हैं, ऐसे में आपको एकदम सही स्टैंड भारत का क्या नज़र आता है? क्योंकि अब शुरू हो चुकी है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा नहीं होगा, विपक्ष होगा नहीं होगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आपके मित्र तो ईरान भी थे, तो ऐसे में कंडोलेंस पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या इस सब से जो 12-13% शिया मुसलमान हैं भारत में, उनका शिफ्ट क्या हो जाएगा? अब जैसे केरला के चुनाव हैं तो केरला के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं खाड़ी देशों में। अब प्रियंका गांधी का ये सवाल उठाना, विपक्ष का ये सवाल उठाना, क्या कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसका इम्पैक्ट आएगा क्या सर? देखिए, इस टाइम जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो एक बैलेंस बना के चलते हैं। उन्होंने इसको शायद उचित नहीं समझा कि हम इस तरह की कोई अगर मैसेज दें जिससे अमेरिका को गलत लगे, इजराइल को लगे। कल ही वो इजराइल होके आए हैं और वो जो है ना खमेनेई की जो वहाँ पर हत्या हुई है, हत्या ही कहेंगे उसको, मारे गए, तो उसके ऊपर अगर वो शोक संवेद टाइप अगर कोई मैसेज देते हैं तो जरूर उसमें अमेरिका को भी गलत लगेगा, इजराइल को भी लगेगा। यानी कि हमारी वो टू नेशन थ्योरी नहीं है ना अब सर? बिल्कुल टू नेशन इस टाइम बिल्कुल लेके नहीं चल रहे हैं, इस टाइम स्पष्ट करके चल रहे हैं कि हमारे संबंध। और इसमें एक और बड़ी बात है कि हमारे खाड़ी देशों से कितने बिलियन डॉलर का है? ईरान से हमारा 1.2 बिलियन डॉलर ही ट्रेड है, हमारा अमेरिका से 1.32 बिलियन डॉलर है, हमारा इजराइल से है। तो हम लोग इंडिया फर्स्ट और वो पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। लेकिन सर नहीं, इसमें अतिथि में एक बात और कहना चाहूँगा कि इस टाइम हिंदुस्तान ने ये सोच रखा है कि हमारे संबंध सबसे अच्छे होना चाहिए। ये नहीं कि आपसे हमारे अच्छे हैं तो आप कहो कि इनसे अच्छे नहीं, हमारे इनसे भी अच्छे हैं। तो वो भारत की जो इस टाइम जो थ्योरी है वो स्पष्ट है कि हमारे संबंध सबके साथ अच्छे होना चाहिए। हम किसी एक की वजह से दूसरे से अपने संबंध खराब नहीं कर सकते। बायलैटरल 1 to 1। हम जब सबको फोन कर रहे हैं, हम सऊदी के प्रिंस से बात कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, हमने क्या ट्रम्प से बात करके कहा कि अरे साहब ये क्यों कर रहे हैं? वो तो जो मुसीबत की जड़ हैं जो ये सब कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फैसला जो कि होता है ले लेंगे, बंद कर देंगे, इवेंचुअली वॉर बड़ी बंद कर देंगे, तो अब भारत का क्या होगा? हमारे घर पे एलपीजी का क्या होगा? वैसे ही प्राइसेस, स्टॉक मार्केट, एलपीजी, कार में डीजल, पेट्रोल, ऑयल, अल्टीमेटली हो कुछ और रहा है, इसका मल्टी इफेक्ट तो हमारे पास होगा। और क्या सोचा है सर भारत ने? प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो उससे हर चीज में सब चीज महंगा होगा, सब चीज महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान महंगा होगा। देखिए अदिति जी, डायलॉग और डिप्लोमेसी पे अल्टीमेटली आना ही होगा। बट सर इट इज मतलब डायलॉग डिप्लोमेसी बहुत लंबे समय से, ट्रम्प जब से आए 8 महीने से फेल ही हो रही है सर। कहाँ हो पाई सर सक्सेसफुल? देखिए हम लोग टैरिफ पे सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आ जाने के बाद वो अभी 126% लगा दिया उन्होंने। बताइए सर, इंडिया वेयर इज द डिप्लोमेसी, वेयर इज द डायलॉग? देयर इज नो डिप्लोमेसी, नो डायलॉग। 126 लगाया उन्होंने, जानबूझ के लगाया। एम आई रॉन्ग? देखिए अदिति जी, हमें चूंकि ये युद्ध की स्थिति है और पूरे विश्व के एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, यूएन चार्टर लेड वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात करते हैं, तो उसमें भी अनेक तरीके के चैलेंजेस हैं।
और निसंदेह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए काफ़ी ये चिंता का समय है। और ये अनेक तरीके के जाहिर है कि हमारे अंदर चिंताएं पैदा करता है, कंसर्न्स पैदा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि हमें धैर्य के साथ काम लेना होगा, संतुलन के साथ काम लेना होगा। और डायलॉग और डिप्लोमेसी के जो रास्ते हैं वो कभी बंद नहीं होते, कभी भी बंद नहीं होते, चाहे वो कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट आप सिनेरियो में चले जाएं, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे आपको आना ही पड़ेगा। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बम गिरे भी, उसके बावजूद भी आज आप अमेरिका और जापान के जो संबंध देखें तो एक बहुत ही क्लोज एलाई के तौर पे आज हैं। आज अमेरिका, वही अमेरिका जिसने जापान पर बम गिराया, वो जापान का सबसे बड़ा डिफेंडर बन करके वहाँ बैठा रहता है। तो ये जो इतिहास को भी अगर आप देखें तो इतिहास में टकराव बहुत हुए। Forget and forgive, sir. और युद्ध, सर्वाइवल, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, ऑल अबाउट अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। सारी विसंगतियों के बावजूद भी लाइफ और जीवन बहुत कठिन है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी सिविलाइजेशन का हो या किसी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हो। लाइफ बहुत टफ है। जैसा कि अभी आज मैं सुबह ही बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड बहुत अनकाइंड है, लेकिन हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उसी तरीके की बात आज इस्लामिक रिजीम भी कर रही है कि अनकाइंड है। स्कूल में हमारी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, टॉप लीडर्स, हम उस पे आ गए। नहीं, देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन थ्योरी, नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक कड़वी सच्चाई अवश्य है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूँ कि मानव समाज में ईश्वर ने हमें विवेक भी दिया है, ममता, क्षमा, करुणा जैसे वैल्यूज़ भी दिए हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं हमें स्थापित करने होंगे। हमें ऐसे वैल्यूज़ को अधिक से अधिक स्थापित करने होंगे। हाँ, जिसमें भारत तभी जा करके हमें एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था की बात करते हैं, अदरवाइज तो ये जंगल राज चल रहा है। माइट इज राइट सर। इसमें मैं एक आपसे बात समझना चाहती हूँ। सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि भारत उस डायलॉग में, डिप्लोमेसी में कोशिश करता है, लेकिन अभी तो माइट इज राइट। मैं ईरान पर, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आते आते एक सवाल मेरे पास आ गया। आज लोग कह रहे हैं कि ऑल आइज ऑन ईरान, सिंपैथी। पहला तो मैं समझना चाहूँगी ईरान में वो कितने % लोग हैं जो खुश हैं इस रिजीम, सो कॉल्ड रिजीम तो नहीं कहेंगे एंड हुई, पर उन लीडर के जाने से, और कितने लोग हैं जो दुखी हैं उनके जाने से? सर देखिए, परसेंटेज या पलड़ा किसका भारी है? अभी पूरी दुनिया में बात चल रही है कि ईरान ने अटैक किया है सुन्नी कंट्रीज़ पे। शिया सुन्नी की बात बता रहा हूँ। तो आपको मैं ये बताऊँ कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, रूलर्स हैं, उनकी सिंपैथी तो है किसी के साथ भी, लेकिन जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो वो सुन्नी या जो भी रह रहे हैं वहाँ पे शिया, उनकी जो सिटीजन्स हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, मेजॉरिटी 90%, उनकी सिंपैथी ईरान के साथ में, क्योंकि पैलेस्टीन वाले हमले के दौरान उनका लीडर वो स्पिरिचुअल लीडर था, जो एक पोप की हैसियत रखता था पूरी दुनिया में। आज की डेट में शिया लीडर कोई नहीं पूरी दुनिया में जिसको उन्होंने निपटा दिया। इस बात का लोगों में रोष है। और कोई एक बात और बताइए फिर, दिसंबर की बात है, आज ये हो रहा है कि अनकाइंड तरीके से, विच आई एग्री, अनकाइंड तरीके से बच्चों को मार दिया, स्कूल लड़कियों को मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, पर जब इन्हीं ने अपने ही दिसंबर में 30,000 लोगों को, तो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड है 30,000, पता नहीं कितने मरे होंगे, 30,000 लोगों को मार दिया था, 20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया था, वो कितना काइंड था? मतलब वही खामेनेई करें तो वो डिक्टेटरशिप है या उनका लीडरशिप है? वो तो सऊदी में भी होता रहा, मैं वहाँ रहा हूँ, पोस्टेड रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ हाथ काट देना, और हर हफ्ते इफ यू डोंट एग्री देन यू विल बी किल्ड। हर हफ्ते को लेडीज़ को तो वो रिवाल्वर से मार देते हैं और बाकी गर्दन उड़ा देते हैं। जद्दा में भी बना हुआ है उनका सेंटर, वो जो ड्रग्स में पकड़े जाते हैं या किसी क्राइम में पकड़े जाते हैं, वो तो आज भी चल रहा है। वो रिलीजियस लीडर थे, जहाँ हाँ वहाँ पर बात यहाँ पे आई कि वो देश के अंदर अस्थिरता फैला रहे थे, इसलिए उन्होंने इस काम को किया, और ये जायज़ काम नहीं था, अनह्यूमन था, लेकिन उनको अपनी सत्ता बरकरार रखने रिजीम को रखने के लिए उन्होंने ये हथियार अपनाया। लेकिन आप देखिए नेचर कितना जस्टिफाइड करता है कि आज उनकी भी क्या पोजीशन हुई है। जो उन्होंने सद्दाम के साथ किया था या ये वहाँ के लोगों के साथ किया, तो ईश्वर उनको वहीं देता है, और कहीं ना कहीं से एक प्रलय आई, एक तरह का बहाना बना, और उनको भी उसी तरह वहाँ पर जाना पड़ा। मैं ये बात को कहता हूँ। इसलिए आदमी को हमेशा काइंड रहना चाहिए, हर एक के प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए, चाहे वो हमारा हो या किसी और का हो।
किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी देश का हो, हमें हर तरह सर आई से थिंक सिंपैथी ये रखनी तो चाहिए। बिल्कुल सिर्फ न्यूज़ रूम में बैठ के बात करने वाली बात हो गई, नहीं तो ना डोनाल्ड ट्रंप को किसी से सिंपैथी है। और मुझे लगता है कि हमारे सबके आंखों में, मैं 140 करोड़ लोग नहीं, वैश्विक स्थिति में हमें ये नहीं पता कि एप्स्टीन फाइल जब आई कैसे एलीट को कवर कर लिया गया, बचा लिया गया। जब ट्रंप कोई फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, वो उसको भी वो कर देते हैं। अभी तक ये था कि चाइना की तरफ से कोरोना आया, अब एप्स्टीन फाइल खुलासा करता है तो इजराइल और अमेरिका का मिलकर ऑपरेशन था, चाइना को फंसाया गया। मतलब हम जो भ्रम में जी रहे हैं, वी डोंट नो द ट्रूथ एट ऑल। आज आदिति जी बता दूं मैं कि अमेरिका के अंदर आदिति जी बहुत अनरेस्ट है। जिस तरह टैरिफ पॉलिसी में बहुत नाराज़गी है वहाँ के एक्सपोर्टर पे, इंपोर्टर पे, वहाँ के सिटीजन्स पे। आप समझिए वहाँ जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी 60% ओल्ड एज के लोग हैं जो मेडिसिन चाहिए। हमारे यहाँ से मेडिसिन जाना बंद हो गई। जो हम सस्ती मेडिसिन होती थी और अच्छी मेडिसिन होती थी, बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ जाती, उनके फूड जाता था, हमारे यहाँ सी फूड जाया करता था, बहुत चीज़ें हैं, तो वो उन पे इफेक्ट तो पड़ा है और हर जगह उनके प्रोसेशन हुए। लेकिन ये जो वार का एक सिनारियो ले आते हैं ट्रम्प साहब दिखाने के लिए, जैसे नेतन्याहू साहब वहाँ ले आते हैं, जैसे यहाँ लोग भी ले आए, इस्लामिक रिपब्लिक वाले भी ले आए वार को, कि वार की वजह से सब चीज़ें ढक जाएंगी। सर मैं अभी आखिरी चर्चा ही करना चाहती हूँ कि अगर अब इंडिया को कैसे कैसे इम्पैक्ट होगा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो भारत का क्या कदम होगा सर? देखिए भारत, और पहली बात तो कितने चांसेस है बंद होने के? देखो अतिथि, मैं बहुत एक अच्छी बात आपको बताऊं, फिलहाल नहीं लग रहा है कि बार ये बंद होगा, क्योंकि ईरान बिल्कुल अभी इसी स्थिति में है। ईरान की जो स्थिति इस टाइम वो है करो या मरो, डू और डाई। अगर आप लड़ोगे नहीं तो अमेरिका आपको जैसे चाहेगा वैसे आप वहाँ पर कब्जा करके बैठ जाएगा। और अमेरिका की यही सोच है कि वो अपने हिसाब की वहाँ सरकार बनाना चाहता है। और फिर ईरान भी अभी तक जितनी इस्लाम कंट्री हैं उससे ईरान हट के नज़र आ रहा था। अमेरिका सबको अपने फेवर में, दबाव में जैसे भी ले रहा था, मगर ईरान को उतना नहीं ले पा रहा था। तो अगर ईरान यहाँ सरेंडर करता है तो ईरान भी उसी लाइन में खड़ा हो जाएगा जो दूसरे देश खड़े थे। तो इसलिए ये वार अब बंद होने का जल्दी से मुझे नहीं लग रहा है। और फिर जब अमेरिका ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है कि अपने B-2 बम्बर उतार दिए हैं, तो ये अब जल्दी से रुकेगा नहीं। उस पे क्या एक्शन ये होगा? सिटीजन पर बमबारी की है। मतलब अब ऐसी स्थिति में ईरान के पास तो एक ही नस है जो वो दबा सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए अदिति जी, इस वॉर में मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान की जो मैं फिर से कहूँगा रिमेनिंग लीडरशिप जो है अभी जो बची हुई है, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और बेहतर ये होगा कि आज की जो डेट में वो अगर डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मौके की तलाश में हैं। और जैसा कि कल अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखा, उन्होंने तो ये भी कहा कि हम तो बूट्स ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो ऐसे में ये जो मैसिव मिलिट्री माइट है और उनकी जो भी मिसाइल सिटीज़ वगैरह जो बना रखी हैं, उस सब हमले की जद में आएंगी और ये जो एग्जिस्टिंग जो रिजीम है वो भी वाइप आउट हो जाएगी। तो ये बात मैं कहना चाहता था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है। जो कि आपको ईरान की तरफ से समझदारी होती नजर नहीं जो जीसी फ्री हो। अब ईरान की समझदारी की आपने पूछा है, अभी आप देखिए तो जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उन्हीं के ऊपर वो मिसाइलें लॉन्च पे किए जा रहे हैं। ओमान जैसा जो राष्ट्र है वो जो मीडिएशन कर रहा था, जो कि ईरान के साथ सिंपैथी रखता था, कतर जैसा जो राष्ट्र है जो ईरान तो ईरान तो मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है ना कि आप अगर यूएस के साथ बेसिस देंगे, यूएस को तो ऐसे तो एक्चुअल में यूएस पे अटैक है। उनके जो नहीं इसमें अतिथि में थोड़ा बीच में टोकना चाहूंगा कि आप मैसेज जरूर दे रहे हो, मगर अटैक तो उस देश के ऊपर हो रहा है ना। तो यहाँ ईरान कमजोर हुआ है। जो इस्लामिक खास करके जो खाड़ी के देश जो ईरान के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सिंपैथी रखते थे, वो इस अटैक से खत्म हो गए। एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बताऊं आदित्य जी, IRGC जो है ये पहले कंट्रोल किया करता था खामनी के अंडर में, जो उनके हेड होते थे। आज वो उनकी डेथ के बाद वो फ्री हो गया है, अभी उस पर किसी का अंकुश नहीं गया, वो अपनी मनमानी कर रहा है। आदित्य जी, मैं अपनी बात जरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। यदि देखिए इसी तरीके के अप्रोच पे जो रिमेनिंग लीडरशिप है यदि वो कायम रही तो उसको बड़ी क्षतियाँ उठानी पड़ेंगी आने वाले समय में। जो उनके एग्जिस्टिंग जो भी वेपनरी है वो सब की सब तबाह हो सकती है। और दूसरी बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज का आपने पूछा है, मेरा ऐसा मानना है, अगर मेरी ये सलाह होगी कि हमें धैर्य के साथ सारी स्थितियों को डील करना होगा। अभी आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल हैं
और यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बयान को देखें तो वो 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं कि 4 वीक्स तक हम अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे, और वो लंबा भी खिंच सकता है। कल उन्होंने भी कहा कि और भी जा सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्रंटेशन का जो रास्ता इस्लामिक रिजीम को अब अख्तियार नहीं करना चाहिए, और वो समझा जा सकता है उनका रिटेलिएशन, वो बिल्कुल जो एक दुख और एक गम, एक मातम का जो वातावरण है वो बिल्कुल समझा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बुद्धिमत्ता के साथ काम लेना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों के ऊपर हमले करना तुरंत बंद करना होगा। जो अन्य जो राष्ट्र हैं जो आपके साथ सिंपैथी सपोर्ट अगर वो रखते रहे हैं और जो मीडिएट कराने की बात करते हैं, बेस भी तो यूएस को दे रहे हैं और वहां से अटैक भी तो हो रहा है। एयरपोर्ट्स पे हमला करना, होटल्स पे हमला करना, सिविलियंस पे हमला करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण जो स्टेप वो इस्लामिक रिजीम ले रही है उसको तुरंत बंद करना होगा। यदि ये ऐसा करेंगे तो वो अमेरिका को और इजराइल को ग्राउंड देंगे, और ये जो राष्ट्र हैं वो अमेरिका और इजराइल के खेमे में जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि सिया सुन्नी का भी जो डिवाइड है। पर सर फॉर एग्जांपल सऊदी चला भी गया तो सऊदी के पास 30,000 की तो आर्मी है सर, अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट तो अमेरिका पे ही है ना सर। देखिए आदित्य जी, ईरान आइसोलेटेड स्थिति में है। ईरान वर्तमान समय में उसके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, और ईरान यदि इसी तरीके के स्टेप्स लेता रहेगा तो अपने आप को फर्दर आइसोलेट करेगा। जैसा आप बार-बार ये कह रहे हैं ना सर कि वो तो लड़ाकू कौम है, करती रहेगी। नहीं, वो आज इस बात को समझ चुके हैं गल्फ वाले भी, जो भी बीच में कहा था उन्होंने स्टार्टिंग में कि हम ना नीचे देंगे ज़मीन देंगे ना हम आसमान देंगे, लेकिन बाद में इन्होंने उनको उड़ाया, ईरान ने उनको उड़ाया। आपको मैं आज बताऊं कि ये जो समझ चुके हैं इस बात को कि अभी इन्होंने पहले तो वेनेजुला को ले लिया, इराक को ले लिया, कुवैत में घुस गए थे, अब आप क्या है इनको देखिए कि ये ईरान में घुस रहे हैं। अगर ईरान के बाद फिर नंबर आएगा आपका कनाडा का, आएगा ग्रीनलैंड का, वो कहाँ रुकने वाले हैं। और अभी गल्फ़ कंट्रीज़ में से भी सऊदी पे भी कब्जा कर सकते हैं, बड़ी बात हुई ना उनके लिए। सर अब और कितने देश हैं जो इस वॉर में, अगर ये वॉर और अगले 4 हफ्ते तक चली तो इस वॉर का हिस्सा होंगे? इस वॉर में चाइना प्रवेश कर सकता है, ईरान के साथ आ सकता है। अगर कोरिया ने अनाउंस कर दिया, कोरिया ने अनाउंस कर दिया, और अगर चाइना आता है तो कोरिया भी आएगा। और फिर जब ये आता है, अब दूसरा आपने देखा होगा कल फ्रांस भी घोषणा कर चुका है कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, इटली भी कह चुका है, और इंग्लैंड पहले उसने कहा कि हम अटैक करेंगे, फिर उसने कहा कि हम अपने एयर बेस देंगे। नहीं, बैकआउट किया, मगर उन्होंने एयर बेस के लिए कहा कि हम अपने एयर बेस यूज करने देंगे। तो जब ये लोग आ जाएंगे तो वर्ल्ड वार तो वैसे ही हो गया। अब रहा हिंदुस्तान लास्ट तक सोचेगा कि हमें क्या करना है, और मुझे मालूम है, जो मेरी अपनी सोच है कि हिंदुस्तान लास्ट तक किसी के साथ नहीं जाएगा, वो सिर्फ मैनेज करके रखेगा, वो किसी के साथ अपनी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि ये तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, मगर जिस एक बार किसी के साथ बार में चले गए तो फिर आप खुल के गए। 10 सेकंड का कमेंट सर, अब आगे क्या? देखिए, भारत अगर किसी के साथ है तो वो शांति के साथ है, भारत यदि किसी के साथ है तो संवाद के साथ है, भारत यदि किसी के साथ है तो वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ है, और भारत यदि किसी के साथ है तो वो सभ्यताओं के बीच में संवाद के साथ है। अगर भारत किसी के साथ नहीं है तो वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो शैतानी विचारधारा है उसके साथ नहीं है। कैसे देखते सर, क्या होगा? भारत हमारा गांधीवादी देश है, शांतिप्रिय देश है, और कभी भी आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों का लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। सर 10 सेकंड पर, भारत अगर कोई स्टैंड नहीं लेगा तो फिर आज के ज़माने में कोई वैल्यू भी नहीं होगी सर? नहीं, भारत की वैल्यू तो आज के समय में बहुत है। आज भारत को जो है ना, जो देश कभी कुछ नहीं मानते थे आज बहुत कुछ मान रहे हैं उसको, बिल्कुल आज अमेरिका के बराबर में लाके खड़ा कर दिया भारत को, ऐसी बात नहीं। मगर भारत की जो सोच है वो शांति प्रिय है, वो शांति चाहते हैं भारत। आज कल भी मोदी जी ने यही कहा है कि शांति बरती जाए, युद्ध बंद किए जाए। देखिए, जाहिर तौर पे युद्ध से कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, और ये हम आज से नहीं, जनरेशन से बोलते आ रहे हैं, हमें पता है। और शायद यही सोचकर हमने पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर था तब सीज फायर किया था कि सबक सिखा दिया, दोबारा करने की हिम्मत ना हो, और अगर करने की हिम्मत होगी तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये बुद्धिमत्ता, ये सोच और ये वाली जो मानसिकता है, जो शायद आज के वर्ल्ड में जहाँ पे माइट इज राइट ही एक इकलौता सोच रह गई है, भारत उस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो चपेट में भारत भी आएगा, भारत के 140 करोड़ लोग भी आएंगे। तो अगर बहुत ही शांति प्रिय बात कहूँ तो हमने अब तक आपको बताया कि क्या हो चुका है, क्या हो सकता है, सारे देशों के अपने अपने स्टैंड क्या हैं। अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं।
आप सब देखते रहिए कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हम ये उम्मीद और हम ये प्रे कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो भारत को देखना पड़ेगा। हम आज उस स्थिति में हैं जहां हम अपने देश को डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जा रहे हैं, डेवलपिंग से। यानी हमारे पास एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हम अलग अलग सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ बढ़ के एक लीडरशिप हमें मार्गदर्शन दे और हम आगे बढ़ें। लेकिन अभी वैश्विक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड कि ईरान को सद्बुद्धि आए, फिंगर्स क्रॉस्ड कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमें याद दिलाए नागासाकी और उस युद्ध की। इसलिए और आगे लेकिन क्या कुछ होगा, हम फील द थ्रिल में भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिनट टू मिनट अपडेट देंगे। आप और क्या जानना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।